जो बैठी हुई है। हाँ, हम लोग तो बैठे हुए हैं, बिल्कुल हम तो रोते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे तो बच्चे भी घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे 1000 रुपए लेके। बच्चे घर से बाहर निकाल। बिल्कुल मैडम, जब भी घर से निकलते हैं किसी काम के लिए तो बच्चों से हाथ फैलाना पड़ता है किराए के लिए भी, और हमें उस टाइम इतना दुख होता है जब हम बच्चों को हमने दिया है, अब हम बच्चों के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो ये मोदी सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती, जबकि हमने अपना पैसा वहाँ पे दिया है, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, उसके बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहाँ है? सरकार तो खुद अपनी बातों की वैल्यू खत्म कर रही है। हाँ, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री जी ने जब 2 बार आश्वासन दिया, लड़ाई का बिगुल जो है वो बच गया है और जो श्रृंखला अनशन है वो अंतिम पड़ाव पर है। अब इसके बाद से आमरण अनशन यहाँ पर होगा और बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पर आए जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, लगातार जो है वो ये अब बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी पार्टी के सांसद हो, वो चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जिसके सांसद हो, लगातार ये कह रहे हैं। अशोक जी से उन्होंने खुद बात की और कहा कि हम आपके साथ हैं और हम पुरजोर तरीके से आपकी जो आवाज है वो संसद में उठाएंगे। लेकिन फिर भी गौर करने की बात यह है कि लगातार बात होते हुए, लड़ाई होते हुए ईपीएस में बढ़ोतरी के लिए, लेकिन 8 साल बीत गए, अभी भी ईपीएस वही का वही। ये तमाम लोग जिनको आप देख पा रहे हैं, ये सारे लोग 1800 900 इनको पेंशन मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि हमको बीमारी है, हम बीपी के मरीज हैं, हमको शुगर है, दवाइयाँ कहाँ से लें? सबसे पहली चीज आती है कि दवाइयाँ। अगर हमको जिंदा रहना है तो दवाइयाँ ही नहीं है मेरे पास, कैसे जिंदा रहेंगे? सर, अभी अगर हम देखें तो श्रृंखला अनशन जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो क्या इसके बाद आमरण अनशन की घोषणा कर दी जाएगी? बिल्कुल कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने सरकार की राह देखी हाँ। कि हमें कुछ राहत मिले, कुछ हमें बुलाएं, हमसे चर्चा करें, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं है। हाँ। तो इसके लिए अभी आमरण अनशन पे तो हमें बैठना है। हाँ। हम ये आमरण अनशन की नोटिस दिखा ये आमरण अनशन की नोटिस हमने सरकार को दी है। हाँ। इसमें लिखा है फास्ट अनटू डेथ, और ये सारी नोटिस देके अब इसमें ये भी लिखा है कि अगर कुछ होता है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये सारे लोग जो अभी यहाँ पर हैं, क्या ये सारे आपके साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे? नहीं, हमने ये तय किया है कि जिसकी इच्छा हो, हाँ। वॉलेंटियरली काफी लोग बैठने को तैयार है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मत बैठो, हम ही बैठे, हाँ। लेकिन लोगों की इच्छा के सामने मेरा भी कुछ नहीं चलता है। हाँ। और ये लोक भावना है, हाँ। लोगों में रोष है, हाँ। लोगों में त्याग की भावना है और एक बलिदान की भावना तैयार हुई है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हम बूढ़े जरूर है, लेकिन हम हटी है, एक बार और हम बैठ गए फिर उठेंगे नहीं। अशोक सर, बहुत सारे ऐसे लोग जो एमपी एमएलए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार तक आवाज नहीं जा रही। अगर आप यहाँ भी बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के थ्रू आवाज जाती है यहाँ से, तो उसके बाद भी सरकार क्यों ईपीएस में बढ़ोतरी नहीं कर रही? सरकार गांधारी जैसी होती है, महाभारत में गांधारी थी, गांधारी जैसी होती है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है सरकार की। उसके होते हैं 100 बच्चे, जब वो दूध पिलाती है तो किसी को उठा लेती है और दूध पिला देती है, कोई और रोता रहता है। तो वो क्या होता है, रोता कोई? हाँ, रोता कोई है और अंधी माँ उठाती है, तो जो बलिष्ठ है दुर्योधन दुशासन वही सामने आते हैं, वही पूरा दूध पी लेते हैं, और जो 100वां बच्चा है वो रोता रहता है। तो हम वो 100वें बच्चे हैं और ये सरकार गांधारी है। हम चाहते हैं कि दुर्योधन दुशासन को कितना दूध पिलाओगे भाई, हमें भी तो पिलाओ, माँ हो हमारी। तो अगर गांधारी को सभी 100 बच्चों को अगर समानता देनी होगी तो उसको ये देखना होगा कि पट्टी खोलनी होगी और ये दुर्योधन दुशासन को हटाना पड़ेगा। और जो वीक बच्चे हैं, जो कमजोर है, जो अंत्योदय का उनका संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए हम जैसे दलितों से दलित, पद दलित, महादलित, अति दलित लोग हैं हम, तो हमको न्याय देना चाहिए। आप दुर्योधन दुशासन को बलिष्ठ करोगे तो आखिरी वाला बच्चा क्या करेगा? अंधी सरकार पट्टी क्यों नहीं खोल रही आंखों से? सरकार कोई भी हो, अंधी होती है। अच्छा, मतलब चाहे ये सरकार की बात नहीं करें, किसी भी सरकार, ये नियम है, सरकार अंधी और बहरी होती है, लेकिन सरकार में संवेदनशीलता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये तो इसके हम तो मैं इतना दुखी हूँ कि 2 बार आदर शब्द इससे पहले हमने कभी नहीं सुने। 2 बार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुला के आधा घंटा बात करके कंधे पे हाथ रख के जब मुझे ये कहा है कि मैं ये काम करूंगा,
मैं आप लोगों का प्रधान सेवक हूँ, तो ये काम होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? ईपीएफओ के पास पैसा है, वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं। क्या कोई हिसाब करने वाला नहीं इस देश में? 16 साल से 17 साल से एक ही एक्चुअरी बिठाते हैं। बायस्ड है ईपीएफओ, टोटली बायस्ड है। जो पैसा है वो छुपाता है, और ये सरकार का काम है कि उसके ऊपर सुपरविजन करना। सरकार तो कह रही है कि हम पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं। ईपीएफओ का हिसाब सरकार नहीं रख रही। मैं बताता हूँ मैडम, मोदी जी ने 2014 में, आदरणीय मोदी जी ने जब 1000 पेंशन की, तो उसके लिए ये ईपीएफओ सरकार से 1000 करोड़ ले रही है हर साल, 1000 पेंशन करने के लिए 1000 पेंशन के 1000 करोड़ ले रही है, और जबकि हमारा पैसा उसके पास सुरक्षित है। दूसरी बात, मतलब उसको लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी ले रही है। बोलती है हमारे पास पैसा नहीं, हमारा नुकसान का फंड है। कौन सा फंड है ऐसा नुकसान में जाएगा? इतने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नुकसान कैसे होता है तुमको? दूसरी बात यह है कि सरकार के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी है, मैं तो सरकार के ऊपर, उनके पास बहुत तज्ञ लोग होते हैं, लेकिन एक ही एक्चुअरी बिठा रहे हैं। तो हमने जब वित्त सचिव से बात की तो उन्होंने कहा दो एक्चुअरी बिठाओ, अलग एक्चुअरी बिठाओ, ये लिबरल एक्चुअरी बिठाओ। ये क्या? ये तो कोई भी कह सकता है मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन देश चलाना है तो आपको ये जुगाड़ करना पड़ेगा। हर चीज में आपको हर चीज में मजबूत करना पड़ेगा, हर चीज को आपको देखना पड़ेगा। ये लोग मर रहे हैं और वो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं। हमारे पैसे पे कुंडली मार के बैठा है ईपीएफओ, तो उसको लात मारनी चाहिए सरकार ने। निकल रहा है क्या सारा पैसा आप लोगों का? निकल रहा है, मैं तो यही कहूंगा, निकल रहा है। 9.5 लाख करोड़ कम होते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि ईपीएफओ जो है वो पूरा पैसा निकल ले और हजम कर जाए, ये ऐसे बैठे रहे। इतना हजम करना आसान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को इसी तरफ ध्यान देना चाहिए। ईपीएफओ को उसकी जो हमारे जो ब्याज आता है तकरीबन 1 लाख करोड़, उसकी पर्स ढीली करनी चाहिए। हम ब्याज में से एक पोर्शन मांग रहे हैं, और अगर ब्याज कम पड़ता है, पोर्शन उसका एक पोर्शन कम पड़ता है, तो कुछ परसेंटेज सरकार ने 1.16 से अपना अंशदान बढ़ा के 8.33 करना चाहिए। क्यों नहीं? बाकी योजनाओं में तो उनका सुचारू ढंग से चल रही है, उसमें तो उनका योगदान है सरकार का ज्यादा, फिर हमारे पेंशन में योगदान क्यों नहीं है? तो ये दोनों चीजें हैं, सरकार की तरफ से, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से योगदान बढ़ना चाहिए, और ईपीएफओ की तरफ से हमारे ब्याज का जो पर्स है उसको ढीला करना चाहिए। अशोक सर, एक सवाल और, आप यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठेंगे, परमिशन मिले ना मिले, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। पुलिस जबरदस्ती कर सकती है आप लोगों के साथ, नहीं बैठने देगी? देखिए, जो भी होगा देखा जाएगा। एक बार हम बैठे, उसके बाद जो होगा कहीं ले जाएंगे, नहीं खाएंगे खाना हम। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग अनशेड्यूल आ जाते हैं यहाँ पर, कोई शेड्यूल नहीं है, ऐसे ही जबरदस्ती। तो क्या करें? घर में बैठ के रोए हम? अगर हम अपनी बात नहीं कहेंगे, जंतर मंतर पे नहीं कहेंगे, दिल्ली में नहीं कहेंगे, रामलीला ग्राउंड में नहीं कहेंगे, तो कहाँ कहेंगे? तो फिर तो पुलिस आपके साथ अभी 5 बजे के बाद, या फिर हो सकता है कल जाती करे। वो तो जाती तो पहले भी करती है पुलिस, लेकिन हमारी बात संसद तक पहुंचने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद का घेराव करेंगे? संसद का घेराव नहीं करेंगे, हम सरकार को झुकाना नहीं चाहते, मनाना चाहते हैं। हमारा करुणामय आंदोलन है, हम अपने ऊपर लेके बैठे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, संवेदनशीलता सरकार में होनी चाहिए। आंदोलनकारी तो मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार हमारी है, इस देश की है, हमारी माँ है, उसने तो सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ दुर्योधन दुशासन को दूध पिला रही हूँ, तो ये 1.25 बच्चा कहाँ जाएगा? अंत्योदय का अर्थ क्या है? तो सबसे पददलित है, दलित है, उसको उठाओ। हम वही है, दलित, पददलित, महादलित, वंचित, तो इनको आप उठाएंगे नहीं, और सिर्फ आप बड़े लोगों का काम देखेंगे तो कैसे चलेगा मैडम? सरकार ये कर रही है क्या कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, वो दबता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है? नहीं, ये देखिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम हमारी समस्या है, हमारी समस्या लेके आए हैं, और हमारी समस्या लेके हम पूरा उसका समाधान लेके जाएंगे। अच्छा, कितनी पेंशन है आप? मेरी 4202 रुपया 70,000 सैलरी पाता था, और यदि मैं 34 साल तक 417 रुपया जमा करता होता, तो मेरे म्यूचुअल फंड के हिसाब से वो आज 45 लाख रुपया। पेंशन कितनी है? 3528। पेंशन 1000 रुपए। हजार। पेंशन 1000 1000 9 से 10 रुपए। कैसे होता है 910 में? 9 से 10 में क्या करूँ? भूखे मरने के कगार पर, बच्चे रखते नहीं है।
भीख मांगना है। घर से बाहर निकालने की काम कर हाँ, रहे हैं। घर से बाहर। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ चौधरी पूरन से छात्र। कितनी पेंशन है? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कितनी पेंशन है? मेरी पेंशन है 1800 रुपए। 1800। 1800 कैसे कैसे घर चला रहे हैं? इसी में खर्च चलता है। कोई बच्चों को मदद मिलती है, बच्चों से मांगना पड़ता है, हाँ। दूसरों के सहारे जी रहे हैं, अपने स्वल्प कुछ नहीं है। और ये सरकार ऐसी है, हमने कंट्रीब्यूशन किया 35 साल 40 साल, उस पर कुछ नहीं है। और विधवा पेंशन 500 से 1500 कर दी, हमारी 1000 की 1000 है। और इसी गवर्नमेंट के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया था कि जब मेरी सरकार 2014 में आएगी तो मैं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट 3000 प्रति जारी करूंगा। लेकिन इनकी करनी करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखा। इनकी मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने 4 मार्च 2020 को वार्ता की, 5 अगस्त 2021 को वार्ता की, 8 फरवरी 2022 को वित्त सचिव स्वामीनाथन नीलम शशि से 2.5 घंटे वार्ता चली। वार्ता की कोई वैल्यू नहीं है क्या? वार्ता की वैल्यू प्रधानमंत्री के पास क्या है? हाँ। वो समझ रहे हैं गरीब लोग ऐसे ही आते हैं जाते हैं। 200 रुपए प्रतिदिन, 200 पेंशनर प्रतिदिन मर रहा है। 2 लाख पेंशनर कोरोना में चले गए। वो स्थितियां हैं। तो मरते देखना चाहते हैं तो हमें आज मर के दिखा देंगे। आमरण अनशन कर रहे हैं। इसलिए अपने बातों पर अडिग नहीं है क्या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी गारंटी सही है, हाँ। लेकिन बड़ी हंसी आती है हाँ। कि इन्हीं के प्रवक्ता और इन्हीं प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर हैं भारतवर्ष पे, इन्होंने गारंटी दी हमारे कमांडर साहब से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी लगते हेमा जी के साथ मिलकर कि मैं जल्दी आपका काम करूंगा। इन्होंने वित्त मंत्री सीतारमण के पास भेजा, मैं जल्दी काम करूंगा। यही गारंटी है इनकी, यही वचन है इनका। ठीक ठीक। तो कैसे 1000 रुपए में काम कर? बहुत मुश्किल से होता है मेरे तो, घर चलाना बहुत मुश्किल है। मेरा बच्चा तो बीमार भी है, तब भी मेरे को बहुत तकलीफ होती है। बच्चों से मांगना पड़ता है। और जैसे सरकार जो है वो लगातार ये कह रही है कि हम ईपीएस में जो है वो बढ़ोतरी करेंगे, नहीं सुन रही है। आप जैसी पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं। हाँ, हम लोग तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल हम तो रोते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमारे तो बच्चे भी घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे 1000 रुपए लेके? बच्चे घर से बाहर निकाल? बिल्कुल मैडम, जब भी घर से निकलते हैं किसी काम के लिए तो बच्चों से हाथ फैलाना पड़ता है किराए के लिए भी। और हमें उस टाइम इतना दुख होता है जब हम बच्चों को हमने दिया है, अब हम बच्चों के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो ये मोदी सरकार हमारे बारे में क्यों नहीं सोची, जबकि हमने अपना पैसा वहाँ पे दिया है? क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, उसके बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहाँ है? सरकार तो खुद अपनी बातों की वैल्यू खत्म कर रही है। हाँ, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री जी ने जब 2 बार आश्वासन दिया हमारे राउत जी को कि जी आपका काम होगा, तो वो खुद ही अपनी बात को अनसुना कर रहे हैं। तो उनकी बात की क्या वैल्यू रही? बातों की कोई वैल्यू नहीं। कोई सब वैल्यू नहीं। ये बहुत सारे लोग हैं जो लगातार यहाँ पर लड़ रहे हैं ईपीएस के लिए, और आज अभी तक ये श्रृंखला अनशन पर बैठे थे, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये जो है ये आमरण अनशन पर बैठेंगे। अशोक सर से हमने बातचीत की, आखिर जो है वो सबकी नाम है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके की पट्टी बांध रखी है अपनी आंखों पर, उसको खोलने की जरूरत है। और सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं वो आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ उन्होंने बड़ा अच्छा महाभारत का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से दुर्योधन को ही बार बार उनकी ही बारी आ रही थी, तो यहाँ पर भी लगातार उनकी ही बारी आ रही है। और जो सौवा बच्चा है, यानी कि जो ईपीएस वाले लोग हैं, जो दलित हैं, जो महादलित हैं, वो पीछे छूट रहे हैं। सरकार का कोई निशान उस पर, कोई निगाह उस पर नहीं है। और सरकार खुद जो कहती है हम एक बार काम करेंगे, गारंटी की बात करती है, कोई गारंटी नहीं है। ये इन लोगों का कहना है कि सरकार जो है वो खुद अपने बातों की वैल्यू नहीं रख रही है, कहती कुछ और है और करती कुछ और। अब देखने की बात ये होगी, क्योंकि लगातार ये यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। यहाँ जो पुलिस है, दिल्ली की जो पुलिस है, नई दिल्ली की जो पुलिस है, वो इनके साथ क्या ट्रीट करती है, क्या व्यवहार करती है, क्या इनके साथ जाती करेगी, या इनको आमरण अनशन के लिए यहीं बैठने देगी।